फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ सम ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। अब आप सोचोगे कि इतना मतलब ट्रिकी सा बता दिया, व्हाट इज दिस ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन। कुछ ऐसे ट्रेट्स जो आपके फादर में थे और जो अब आप में है, जो आपके फादर को आपके दादाजी से मिले हैं और आपके मदर से मिले हैं, आपको आपकी दादी से मिले हैं, आपके डैड को। दीज आर द ट्रेट्स जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, उसके स्टडी, उसके एनालिसिस को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ मीनिंग्स पता होने चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। देयर आर 23 क्रोमोसोम्स। एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोमल्स होते हैं और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, हम लड़का होंगे या लड़की होंगे तो उसके लिए होता है सेक्स क्रोमोसोम। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के पूरे हर जीन को इफेक्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी के जो भी हम कर रहे हैं उस पार्ट को सब रेगुलेट करते हैं। वो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब जो हम पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ते हैं ना, तो इन क्रोमोसोम्स में जो छेड़छाड़ होती है, कुछ जो ऐसा चेंज आता है या जो कोई डिसऑर्डर होता है, या फिर उसकी स्टडी को हम बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप से होते हैं, XX और XY। XY जो होता है वो फीमेल्स में होता है और XY जो होता है वो मेल्स में होता है। ठीक है, तो जो ये XX, ये XY, तो क्या होता है कि जब भी हम लाइक इंटीमेसी के बाद एक एग फीमेल से आता है और एक स्पर्म आता है मेल से। ठीक है, तो हाँ, क्या केसेस होते हैं कि फीमेल जो एग देगी वो X ही होगा, एक दूसरा भी X ही होगा, बट मेल जो स्पर्म देगा वो X कैरिंग मेल स्पर्म भी हो सकता है और Y कैरिंग स्पर्म भी हो सकता है। तो अगर हम कंबाइन करें तो क्या क्या चांसेस है बनने के? X ये बन सकता है, ये दोनों X बन सकते हैं, ये X इस Y के साथ मिल सकता है, ये X इस Y के साथ मिल सकता है। दैट मीन्स हमें 4 चांसेस हैं कि एक एग और एक स्पर्म के मिलने से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 2 गर्ल्स और 2 बॉयज, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब 4 तरीके से फॉर्म हो सकता है। तो क्या फीमेल होगी XX, ये फीमेल होगी, ये बॉय एंड ये भी बॉय। तो आप क्लियरली देख के बता सकते हो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉय और गर्ल, दैट इज मेल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो यही है सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XY। X हो सकते हैं फीमेल्स के केस में, XY होते हैं मेल्स के केस में। तो जब वो एक नई जनरेशन, दूसरी जनरेशन फॉर्म करते हैं, तो या तो वो फीमेल या बॉय बनाएंगे, मेल बनाएंगे। तो जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल्स पे डिपेंड करता है कि बॉय होगा या गर्ल होगी। ठीक है, समझ आया? ये हमने क्रॉस कैसे किया ये समझ आया कि क्या है कि जैसे अगर फादर है तो उसके पास XY है और जो मदर है उसके पास XX है। ठीक है, तो अब एक ये है XX और ये है XY। ठीक है, अब ऐसे फॉर्म है। अब जब फादर है तो फादर का ये भी जा सकता है X, या फिर ये Y जा सकता है। मदर का ये वाला X जा सकता है या फिर ये वाला X जा सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये वाला जाएगा तो ये इसके साथ मेट करेगा, अगर ये वाला जाएगा तो ये इसके साथ भी मेट कर सकता है, अगर उस केस में आया ये आया तो ऐसे फॉर्म करते हैं हम, ऐसे हम पेयर्स बनाते हैं। यही हम पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज गिवन बाय द मेंडल, जो हम 9.2 में आगे पढ़ेंगे कि मेंडलिज्म क्या होता है, और उसमें ये पूरा क्रिस क्रॉस समझाया हुआ है। तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए इतना ही जरूरत है जितना मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल जो है वो मेंडल में करेंगे। हाँ जी, अब पेडिग्री एनालिसिस को शो कैसे करते हैं वो बता देती हूँ पहले। जैसे नॉर्मल मेल है, मेल को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर यूज करते हैं, फीमेल को डिनोट करने के लिए सर्कल यूज करते हैं। अगर मीटिंग हो रही है बिटवीन, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर मैरिड कपल्स हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं।
अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो ऐसे शो करते हैं, और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो ऐसे शो करते हैं, अबॉर्टेड के लिए ऐसे, और अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए ऐसे शो करते हैं। अगर कोई मेल इफेक्टेड है किसी डिसीज से तो उसको हम कलर्ड वे में शो करेंगे, और फीमेल इफेक्टेड है तो उसको हम ऐसे कलर्ड वे में शो करेंगे। तो अब आप उससे पूछोगे कि हम ऐसे शो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताएं। एक ये मेल है एंड ये फीमेल है, उनकी शादी हो रखी है। अब उनके बच्चे हम ऐसे शो करेंगे, उनका एक बेटी है और एक बेटा है, ठीक है। ये क्या है, मेल है एंड ये फीमेल है, यही है हमारे पास, ये उनके बच्चे हैं। हम ऐसे इसको शो करते हैं। अब इनकी शादी होगी, आगे इनके बच्चे होंगे। तो बेसिकली ये हमने चार्ट बनाया, एक फैमिली ट्री बनाया सॉर्ट ऑफ कि दो पेरेंट्स हैं, लगा लिया यहाँ पे रीमा है और ये सुरेश है, ये रीमा है और ये सुरेश है, उनके दो बच्चे हुए मोनू सोनू, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरे शादी करी, फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए। दिस इज अ चार्ट। अगर हमें कोई भी एक डिसीज पढ़नी है तो हम इस चार्ट के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे एनालाइज करते हैं कि अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में थी तो क्या चांसेस हैं कि उनके पेरेंट्स में होगी या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में होगी। दिस इज टर्म्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे एनालिसिस होता है, उसके लिए भी मैं प्रोसेस है वो मैं बताती हूँ कैसे होता है। पहले तो इतना समझना जरूरी था कि ये होता कैसे है, क्या होता है। अब ना दो वर्ड समझने पड़ेंगे हमें, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये क्या होता है, डोमिनेंट इज, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं हर चीज में। वो कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम ये एक्टिविटीज करेंगे, और जो छोटे होते हैं रिसेसिव होते हैं वो कहते हैं नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डोमिनेंट होता है ना वो, अब कोई भी इंसान डोमिनेंट है, चाहे 10 लोगों में बिठा दो चाहे 2 लोगों में, वो हमेशा डोमिनेट ही करेगा, ठीक है ना। और जो रिसेसिव है, जो बंदा हमेशा दब जाता है, तो क्या होता है कि अगर उसके जैसे लोग होंगे वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वरना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यही सेम केस है डोमिनेंट और रिसेसिव में। डोमिनेंट केस में क्या होता है कि जैसे अब ए कैसे आया, मेरे बालों का कलर ब्लैक है, ठीक है, तो और मेरी सिस्टर का कलर ब्राउन है। तो क्या है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स का मम्मी का ये है, पापा का ये है, मैं ऐसे ले लिया, ठीक है। अब वही हम क्या करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है कि मम्मी और पापा के ऐसे ऐसे होंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स से सिर्फ एक ही आ रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी, ये दोनों मिल सकते हैं, ए बन सकता है, ये दोनों मिल सकते हैं, ए बन सकता है, ये दोनों मिले तो ए बन सकता है, और अगर ये दोनों मिले तो भी ए बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो डोमिनेंट केस वो केस होता है जब भी अगर वो प्रेजेंट है, कैप्स में शो करते हैं हम डोमिनेंट को, और रिसेसिव को शो करते हैं स्मॉल में। अगर डोमिनेंट, अगर दो हमारे जैसे हमारा कोई भी हेयर कलर है वो 2 से बन रहा है, ए और ए, या फिर ए या ए, तो अगर जो डोमिनेंट है वो अगर बड़ा होगा, एक भी होगा, तो भी वो डोमिनेट ही करेगा, और रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा अपने आप को जब वो छोटे के साथ ही होगा। समझ आना, डोमिनेट हमेशा डोमिनेट ही करता है। तो अगर डोमिनेंट ऐसे ए भी है तो भी डोमिनेट करेगा, तो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और अगर ये इस केस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बट ये वाला केस जो है वो रिसेसिव केस है, ये सिर्फ अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसके जैसे लोग होंगे। समझ आया, समझाने की कोशिश की है मैंने, समझ आया क्या चीज है क्या नहीं। डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो होमोजाइगस, इस कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस, दोनों सेम है, इस कंडीशन को बोलेंगे हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए तो दैट इज डोमिनेंट कंडीशन। और अगर जो सिर्फ अपने आप को सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में, जो सिर्फ अपने होमोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। समझा। अब हम पढ़ते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे काम करता है और कैसे हम इसकी स्टडी करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस भी टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकंड ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड सेक्स लिंक्ड,
डोमिनेंट रिसेसिव, इसमें वो थोड़ा अलग होता है, मैं जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताती हूँ। पहले मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट से स्टार्ट करती हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट केस क्या होता है, ये हमारी फादर हैं, ये हमारी मदर हैं और ये उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है। तो क्या है, हमने किया कि जो फादर है वो अफेक्टेड है, डोमिनेंट केस है, दैट मीन्स फादर जो है वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब मदर को तो नहीं है, मतलब कि मदर क्या है, रिसेसिव केस है, और बीमारी डोमिनेंट है कि जो डोमिनेंट होगी वही तभी एक्सप्रेस होगी ऐसे। तो अब बच्चों को क्या है, अब बच्चों के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है जाने की, अगर पेरेंट्स ये हैं, ए हैं और मदर जो है वो ए है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बनेगा, चारों ही बच्चे इफेक्टेड होंगे। दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी अफेक्टेड है तो बच्चों में वो ट्रांसफर होगी ही होगी, कोई जनरेशन स्किप नहीं होगी, मतलब कि ये बच्चे भी अफेक्टेड होंगे। इस केस में अगर फादर ए है, मदर ए है, तो इसमें क्या होगा, 50% चांसेस हैं अफेक्टेड होने के बच्चों के। तो इस केस में क्या है, अगर 4 बच्चे होंगे तो ऐसा होगा कि 2 बच्चे अफेक्टेड होंगे और 2 जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, समझा। डोमिनेंट केस में क्या चांसेस हैं कि रफली इक्वल अफेक्टेड हो या फिर सारे ही अफेक्टेड हो, जनरेशन स्किप नहीं होगी। अगर जनरेशन स्किप हुई दैट मीन्स वो डिसीज जो है हमेशा के लिए चली गई है। डोमिनेंट का यही होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब कि अगर जो पेरेंट्स में किसी भी एक पेरेंट में है तो बच्चों में डेफिनेटली वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। अगर पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है तो वो सारे बच्चों में होगा। अगर पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं तो वो 50% बच्चों में होगा, 50% बच्चों में नहीं होगा, समझा। इसके एग्जांपल्स हैं, हंटिंगटन डिसीज है, ब्रैंकीडेक्टाइली है, हंटिंगटन डिसीज है, ब्रैकीडेक्टाइली है, ये इसके एग्जांपल्स है ऑटोसोमल डोमिनेंट के, ओके। इसके बाद है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि ऐसी डिसीज जो सिर्फ रिसेसिव केस में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। रिसेसिव का मतलब क्या, ए होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। हमने ले लिया कि रिसेसिव है और ये ऐसे, तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, डोमिनेंट तो है नहीं, शी इज अफेक्टेड। तो क्या चांसेस है कि उनके बच्चों में जाएंगे, क्रॉस करके देखते हैं। तो क्या चांसेस है, 50% चांसेस है कि अगर कोई भी एक पेरेंट अफेक्टेड है तो 50% चांसेस हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा। मतलब अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में होगी वो बीमारी और 2 बच्चों में नहीं होगी। दिस इज टर्म्ड एज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें क्या केस है, ये बच्चा हेटेरोजाइगस है, ये कैरियर है, ये कैरी कर रहा है कि अगली बार अगर वो किसी ए के साथ या फिर ए के साथ ट्रांसमिट करेगा, मेट करेगा तो वो बनाएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, ये कैरियर है और ये दोनों क्या है, अफेक्टेड है, समझा। 50% कैरियर होंगे, 50% अफेक्टेड होंगे, ठीक है। अफेक्टेड तभी होंगे जब उनके अंदर रिसेसिव दोनों ही एक साथ होंगे तभी। इस बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एग्जांपल ऑफ दिस, फिनाइलक्यूटिनेरिया इज एग्जांपल ऑफ दिस। अब इसके बाद आ जाता है एक्स डोमिनेंट। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, एक्स डोमिनेंट एक्स डोमिनेंट मतलब क्या हो गया, ये सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक। अगर एक्स पे होगी ये, अगर कोई भी ऐसी बीमारी जो एक्स पे है तो डेफिनेटली वो बीमारी होगी। अब क्या है, मदर क्या है, एक्स है और फादर क्या है, XY है।
तो अगर मदर ऐसे एक्स ए एक्स और फादर है ऐसे एक्स वाई, तो दैट मीन्स मदर जो है वो अफेक्टेड है। अगर फादर एक्स ए वाई है, दैट मीन्स फादर जो है वो अफेक्टेड है। समझ आया? अफेक्टेड क्यों? क्योंकि ये एक्स डोमिनेंट है, जो एक भी अगर प्रेजेंट है तो वो अफेक्टेड होगा डोमिनेंट के केस में, है ना? यही है। तो इसके केसेस में ना 4 केस बनते हैं। मदर अफेक्टेड एक्स, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो अफेक्टेड है, फादर जो है वो अनअफेक्टेड है। तो क्या एक्स सी एक्स, एक्स एक्स नॉर्मल हो गया, एक्स सी वाई और एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डॉटर अफेक्टेड है और एक सन अफेक्टेड है। दूसरा केस, मदर जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है, एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स सी वाई। दैट इज चारों के चारों बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। इन केस अगर उनके पापा अफेक्टेड हैं और मदर अफेक्टेड नहीं है, तो क्या केस है कि सिर्फ डॉटर ही अफेक्टेड होंगी। क्या आप ये लिखोगे, ये चारों आपको बना के दिखाने क्या है, मदर जो है वो हेट्रोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, या एक फादर अफेक्टेड है। दूसरा बस ये 3 केसेस बनेंगे। मदर अगर हेट्रोजाइगस है तो 50% डॉटर और 50% सन ये अफेक्टेड होंगे। अगर मदर होमोजाइगस है तो सारे के सारे ही अफेक्टेड होंगे। और अगर फादर अफेक्टेड है तो सिर्फ बेटियां अफेक्टेड होंगी और बेटे अफेक्टेड नहीं होंगे उस चीज से। ठीक है? हाँ, और एक ऐसे केस भी बन सकता है अगर मदर और फादर दोनों ही अफेक्टेड हैं, तो सिर्फ एक बेटा अफेक्टेड नहीं होगा और सारे अफेक्टेड होंगे। ठीक है? अगर सिर्फ फादर अफेक्टेड है तो वो डॉटर्स में जाएगा, ये हमें लाइन लिखनी भी है। इसका एग्जाम्पल है एक्से ब्लड ग्रुप और विटामिन डी रिटार्डेड डिसीज और एक्सजी ग्रुप। ठीक है? अब इसके बाद आता है एक्स रिसेसिव। एक्स रिसेसिव का मतलब क्या है? जब ऐसी कंडीशन होगी एक्सी तभी अफेक्टेड होगा, या फिर फादर के अंदर एक ही एक्स होता है, तो अगर फादर डोमिनेंट और रिसेसिव, अगर फादर के पास है वो जीन तो वो अफेक्टेड ही होगा। ठीक है? तो अब क्या है, अगर उसकी मदर अफेक्टेड है और फादर अफेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ लड़कों में ये डिसीज होगी, बेटी के अंदर क्या होगा, वो कैरियर होंगी, उनमें डिसीज अफेक्टेड नहीं होंगे। और अगर मदर कैरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मदर सिर्फ फादर अफेक्टेड है, तो कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ कैरियर होंगे, क्योंकि इस केस में सिर्फ डॉटर कैरियर्स हैं, अफेक्टेड कोई भी नहीं है। अगर मदर और फादर दोनों अफेक्टेड हैं, तो इस केस में डॉटर भी अफेक्टेड होगी, सन भी अफेक्टेड होगा, चारों के चारों बच्चे अफेक्टेड होंगे। ये एग्जांपल है हीमोफीलिया, ओह सॉरी, हाँ नहीं, हीमोफीलिया ही है, सॉरी हीमोफीलिया, पता नहीं कैसे मैं भूल गई। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों क्या डिसीज है? एक्स रिसेसिव केस है। एक्स रिसेसिव मतलब कि तभी एक्सप्रेस होंगे जब दोनों में प्रेजेंट होंगे, और ये है सेक्स लिंक्ड है। ऑल्सो इसमें जो मदर्स है वो कैरियर होती है, जो ट्रांसमिट करती है जनरेशन टू जनरेशन। और इसके बाद है वाइलिंग। वाइलिंग ऐसी डिसीज होती है जो सब मेल्स में होती है, क्योंकि सब मेल्स के पास होता है,
तो इसलिए सिर्फ मेंस में होती है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी डेट वो क्या है। अब आप आगे 9.4 में भी पढ़ोगे जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में इसका बहुत मेजर रोल रहता है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करना है, अब पहले से ही पता चल जाएगा कि पहले से पता चल सकता है कि कौन इफेक्टेड हो सकता है। हम परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना कि ऑफस्प्रिंग जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको हम जीन थेरेपी से रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा अफेक्टेड हो सकता है तो उसकी ऐसे जीन की स्टडी करके हम उसको थेरेपी दे सकते हैं एम्ब्रियो लेवल पे ही। फोर्थ, स्टिल बर्थ, प्रेगनेंसी फेलियर, ये सब भी जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। फिर मेंडल्स के लॉ प्रूफ करने के लिए भी हम पेडिग्री एनालिसिस यूज करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।